नमस्ते। प्रकृति के संदर्भ में पहले 3 भागों के उपरांत अब चौथा भाग, आज लास्ट पार्ट हम देखेंगे। लास्ट टाइम हमने कफ प्रकृति और पित्त प्रकृति के बारे में देखा था। अब वात प्रकृति। वातस्तु रूक्ष लघु चल बहु शीघ्र शीत परुष विशदः। यह 8 गुण चरक ने गिनाए हैं, तो इनका प्रकृति पर किस तरह से प्रभाव पड़ता है। वातस्य रूक्षगुणात् वात प्रकृति पुरुषे शरीर दंत नख रोम केश श्मश्रु नेत्र स्वराणाम रूक्षत्वम जायते। अब यह चरक का सूत्र नहीं है, मैंने इसके बाद लिया है, लेकिन इनमें क्योंकि एवरीथिंग इज काउंटेड इसलिए मैंने यहाँ का सूत्र लिया। वातस्य रूक्ष गुणात्, वात के रूक्ष गुण की वजह से वात प्रकृति के पुरुष में शरीर दंत नख रोम केश श्मश्रु नेत्र यहाँ तक कि स्वर भी रूक्षत्वम जायते, इनमें रूक्षता होती है। जैसे कि कफ में स्निग्धता थी, यहाँ पे रूक्षता होती है। स्वरश्च विशेषतः क्षामः, क्षाम जैसे कि जिसका पिच कम होता है। मंदहा स्लो, भिन्नहा जैसे कि भिन्न ब्रोकन वॉइस जिस तरह से बोलते हैं, तो इसे वो जो शब्द बोलते हैं वो टूटे हुए ऐसे शब्द बोलते हैं। या फिर सख्तहा, एक दूसरे के साथ अटके हुए शब्द बोलते हैं, मतलब एक शब्द में दूसरा शब्द इस तरह से ज्वाइन होता है कि हमें वो पता ही नहीं चलता कि ये सेपरेट शब्द है, एकदम ऐसे घुला हुआ ऐसे बोलते हैं। जर्जरश्च भवति, और या जर्जर इस तरह से होता है, जिस तरह से एक आध कोई वृद्ध की जैसे जिस तरह से बात करता है उस तरह से वात प्रकृति का व्यक्ति बात करता है। तथैव च अस्य शरीरम अपचितम भवति, रुक्षता की वजह से इसका देह जो होता है वो अपचित होता है, उपचित परिपूर्ण या फिर स्टाउट मांसल ऐसा नहीं रहता, अपचित कृश होता है वह। रौक्षात निद्रानाशात अयम जागरूको भवति, रौक्षात रौक्षता की वजह से ही निद्रा नाश होता है और उस तरह से इसी तरह से वह जागरूक होता है। जागरूक का मतलब यद्यपि अलर्ट है, तो यहाँ पे जब वो सोया हुआ होता है तो वो छोटे से भी थोड़ा सा भी आवाज हो, थोड़ा सा भी एकदम डिस्टर्बेंस हो तो वो इमीडिएटली उसको वो जगता है। देन लघुत्वात् वातलः लघु चपल गति चेष्टा आहार व्याहारश्च भवति। वात प्रकृति का पुरुष लघु गुण की वजह से उसकी गति जो होती है वह लघु, छोटे छोटे पैर डालता है, वो छोटे छोटे स्टैंपिंग्स रहते हैं उसके पैरों के। लघु चेष्टा, चपल चेष्टा, लघु आहार, चपल जल्दी जल्दी खाना, व्याहारश्च भवति, उसका व्यवहार, उसका आहार, उसकी गति, उसकी चेष्टाएं, यह सब लघु होती है और चपल होती है, फास्ट होती है, क्विकली होती है। चलत्वात की वजह से एक्चुअली चल होती है, लघुत्वात की वजह से लघु होती है। चलत्वात अनवस्थित संधि अस्थि भ्रू हनु ओष्ठ जिह्वा शिर स्कंद पाणिपादः, यह सब अवयव जो है, प्रत्यंग जो है, संधि अस्थि भ्रू हनु ओष्ठ जिह्वा शिर स्कंद पाणी पाद, इनमें कंटिन्यूअस कुछ हलचल रहती है। चलत्व या अनवस्थितत्व, वह एक स्थिरत्व नहीं रहता उनमें, कंटिन्यू वो पाद हिलाता रहता है या हाथ के कुछ एक्शंस करता रहता है या इस तरह से हनु हिलाता रहता है या कुछ भ्रुओं की हलचल रहती है, ओष्ठ की हलचल रहती है, जिह्वा यहाँ से वहाँ हिलाना, मतलब अनवस्थितता रहती है, स्थिरत्व नहीं रहता इसमें। तथैव वातलस्य धृतिमति गतिषु चांचल्यम, वातस्य चलगुणात् दृष्टिरपि सदैव स्थिरा। धृति मति गति, धृति धारणा शक्ति, मति बुद्धि, गतिषु अपि चांचल्यम, और गति इनमें चंचलत्व रहता है। चंचलत्व मतलब अभी वो जल्दी ग्रास्प तो कर लेते हैं लेकिन वह यहाँ पे उसका स्थिरत्व नहीं कर पाते, जल्दी से भूल भी जाते हैं, चंचलता रहती है उनमें, करते जल्दी जल्दी है लेकिन उसमें धारणा कम रहती है। यह वात की चल गुण की वजह से होता है।
दृष्टिरपि सदैव अस्थिरः, यहाँ 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 घूमती रहती है दृष्टि, स्थिर दृष्टि नहीं रहती। तथैव अस्थिर वृत्ति ही, वृत्ति भी उनकी अस्थिर रहती है। कभी ये करते हैं, ये छोड़ते हैं, वह करते हैं, वो काम करते हैं, ये छोड़ते हैं, वो अस्थिरता रहती है कंटिन्यूअसली। अदृढ़ सौहृदश्चायम, इसी की वजह से, क्योंकि उनकी वृत्ति अस्थिर, भ्रमर वृत्ति जिसे बोलते हैं ना, भ्रम इस फूल के से उस फूल पर, उस फूल पर, उस तरह की वृत्ति वात प्रकृति की होती है, स्थिरता नहीं होती। अदृढ़ सौहृदत्व, उनका मित्रत्व भी दृढ़ नहीं रहता। एक साथ एक बार एक किसी से अगर मैत्री की तो और एक के साथ दृढ़त्व नहीं रहता। मतलब मल्टीपल फ्रेंड्स होना यह गलत या वात प्रकृति वाली या पित्त प्रकृति वाली बात नहीं है। मैत्री बहुत लोगों के साथ हो सकती है, लेकिन उसमें दृढ़त्व होना यह इम्पोर्टेंट है। तो इनकी मैत्री जो होती है वात प्रकृति की, वो अदृढ़ होती है, वैसे कि कफ प्रकृति की दृढ़ होती थी। बहुत्वात् बहुप्रलापः, बहुकंडरा, सिरा प्रतानः और बहुभुक। बहुत्वात् बहुप्रलापः, बहुत प्रलाप करता रहता है, बहुत बातें करने की आदत, बहुत बोलने की आदत होती है। बहुकंडरा, कंडरा दिखाए, बहुत कंडराएं दिखाई पड़ती है। सिरा प्रतानः, उसके सिराएं दिखाई पड़ती है। बहु सिराएं ऐसी हमें डायरेक्टली दिख जाती है। और वह बहुभुक होता है, बहुत्वात की वजह से, बहुत ज्यादा, बहुत बार खाना, इस तरह का होता है। शीघ्रत्वात् शीघ्र समारंभ, शीघ्र क्षोभ, शीघ्र विकारः। कफ में हमने देखा अशीघ्र समारंभ क्षोभ विकारः, तो यहाँ पे उसके उल्टा, शीघ्रत्वात् शीघ्र समारंभ, जल्दी से आरंभ करते हैं, लेकिन वह आरंभ शूर ही होते हैं। वह जैसे कि कफ प्रकृति वाले दीर्घ सूत्री होते हैं, उस तरह से वात प्रकृति वाले नहीं होते। जल्दी आरंभ करते हैं और वो फिर बोर हो जाते हैं उससे, वह काम छोड़ देते हैं, दूसरा कुछ करने लगते हैं। क्षोभ भी जल्दी होता है, इरिटेशन जल्दी होता है, विकार भी जल्दी होते हैं उनको। उसी तरह से शीघ्र त्रास राग विरागः, त्रास भी जल्दी होता है, राग अटैचमेंट भी जल्दी होता है, और वैराग्य भी जल्दी आ जाता है। जल्दी से डिस्टर्ब होते हैं, जल्दी से अटैचमेंट भी हो जाती है उनकी, और डिटैचमेंट भी हो जाती है। सभी में शीघ्रता होती है। श्रुतग्राही अल्पस्मृतिश्च जायते, जल्दी से ग्रहण तो करते हैं, सुना और उनको समझ में आया, इस तरह से होता है, इमीडिएटली ग्रास्प करते हैं, लेकिन अल्पस्मृतिश्च, वो सस्टेन नहीं कर पाते अपने मेंदू में, अपनी बुद्धि में, अल्पस्मृति रहती है, भूल भी जल्दी जाते हैं। शीतत्वात् शीता सहिष्णु, जैसे पित्त प्रकृति का व्यक्ति घर्मद्वेषी था, उष्ण असहिष्णुत्व था उसमें, तो शीत गुण की वजह से वात प्रकृति का व्यक्ति शीत असहिष्णु होता है। प्रतत शीतक द्वेपक स्तंभश्च भवति। प्रतत मतलब कंटिन्यूअसली उनको ठंड लगना, कंप होना, जकड़ना, इस तरह का शीत की वजह से होता है। शीत की ऋतु में जैसे हमारा शरीर अकड़ जाता है, जिस तरह से हमें कंप, हुड़हुड़ी भरती है, ऐसे बोलते हैं ना, वो ऐसे कंपन होने लगता है, या कंटिन्यू ठंड लगती है, उस तरह से वात प्रकृति के व्यक्ति को ठंडी की वजह से होती है। परुषत्वात् केश श्मश्रु रोम दशनानां पारुष्यम, तथैव वदनस्य पाणिपादयोः अंगानांच परुषत्वम। परुष यह वृक्ष की अगली कैटेगरी है, वृक्ष के ऊपर की कैटेगरी है, एकदम खरखरीत सा होना, परुषत्व, वृक्ष का ज्यादा ग्रेड होना। तो केश, श्मश्रु, रोम, दंत, इनमें पारुष्य रहता है। वदन, पाणिपाद, इनमें भी, इन अंग प्रत्यंगों में भी वह परुषता दिखती है। विशदत्वात् स्फुटित अंगावयवः सतत संधि शब्दगामी च। कफ प्रकृति में हमने देखा था कि विज्जलत्वात् संश्लिष्ट संश्लिष्ट उनके संधि अवयव रहते हैं। तो यहाँ पे विशद गुण की वजह से
स्फुटित अंग अवयव, स्फुटित ध्वनि भी आता है। सतत संधि शब्दगामी, संधियों में से सतत ध्वनि आता है। ओके, स्फुटित करत पादत्वम तेनैव संभवति, स्फुटित कर पादत्वम तेनैव, स्फुटित विशद गुण की वजह से ही, अति विशदत्व की वजह से ही स्फुटित कर, भेगाएं आना या फिर लकीरें आना, ऐसा जो होता है वह विशद गुण की वजह से आता है। उसी तरह से स्फुटित केशत्वम अपि वर्णितम वाग्भटेन, बालों का एंड जो होता है वहां भी स्फुटित, स्प्लिट हेयर्स जो बोलते हैं ना, तो उस तरह से स्प्लिट, उनके टोक जो होते हैं वो स्प्लिट होते हैं। उसी तरह से रेखाएं आ जाती है। फिर जैसे कि पादों पर या प्रपादों पर, पाद तल पर वो भेगाएं आ जाती है। यह सब वात के विशद गुण से होता है। तनुत्वात् अल्पत्वाच्च तन्वंगः अल्पशरीरः, तनु अल्पदंत नख रोम श्मश्रुकेशः, तनु अल्पनिद्रः अल्पस्मृतिः अल्पबलः अल्पायुः अल्पापत्यश्च। तनुत्वात् अल्पत्वाच्च, तनुत्व पतला होना, यह तनुत्व गुण, और अल्पत्वात् अल्प होना, इसकी वजह से वात प्रकृति का शरीर जो होता है, अंग प्रत्यंग होते हैं, वह तनु और अल्प, छोटा होता है, कद छोटा होता है, अवयव छोटे होते हैं, वह छोटा सा दिखता है। कफ प्रकृति का हमने देखा कि एकदम स्टाउट, निबिड़, सुसंहत, समविभक्त गात्रत्व रहता है। उसके ऑपोजिट वात प्रकृति वाला होता है। तन्वंगः अल्प शरीरः, उसके दंत, नख, रोम, श्मश्रु, केश, यह सब तनु और अल्प रहते हैं। पतले केश रहते हैं, पतले श्मश्रु रहते हैं, अल्प रहते हैं। जैसे हमने देखा कि काले घने लंबे दीर्घ बाल रहते हैं कफ प्रकृति में, उसके ऑपोजिट वात प्रकृति में रहते हैं। तनु अल्पनिद्रा, अल्प निद्रा रहती है। तनु पतली स्लीप रहती है, घना निद्रा नहीं रहती, गाढ़ निद्रा नहीं रहती, जागरूक रहता है वो। अल्प स्मृति होती है, अल्प बल होता है, और इन सब की वजह से वह अल्पायु होता है। अल्पापत्यश्च, अल्प अपत्य वाला होता है। तस्य साधन वित्त मित्राणि अपि अल्पानि, एक बार छोड़ता है, पकड़ता है, छोड़ता है, स्थिरत्व नहीं रहता, इस वजह से उसके पास संपत्ति, धन, मित्र, यह सब कम रहता है, संपन्न नहीं होता उन सब से वह। उपकरण भी अल्प रहते हैं। अंगादीनां तनुत्वम ह्रस्वत्वम यथा वामनत्वम, ह्रस्वत्वम यथा वामनत्वम, और अल्पत्वम तो अपचित गात्रता, अल्प प्रमाणता। अल्पत्व मतलब अपचित, कृश रहता है, छोटे छोटे अवयव रहते हैं। और तनुत्व, ह्रस्वत्व मतलब वामन, छोटा, बुटका, इस तरह से। स्तब्धत्वात् स्तब्धांगनंत नखरोमत्वम, स्तब्ध नेत्रता, स्तब्ध स्वरत्वंच। स्तब्धता मतलब रुक जाना, चल गुण भी होता है वात प्रकृति में। और स्तब्ध जब जकड़ जाता है, अटक जाता है, तब उस तरह का उसका दंत नख रोमत्वम, नेत्रत्व, इस तरह का स्वरत्व, अड़खड़ना या रुक जाना, रुक रुक के बोलना, इस तरह से होता है। एवं गुणयोगात् वातलः प्रायेण अल्पबलाः, अल्पायुषः, अल्प अपत्याः, अल्प साधनाः, अधन्याश्च भवति। राइट, इन सब गुणों की वजह से अल्प बलत्व होता है, अल्पायुषत्व होता है वगैरह। सुश्रुत और वाग्भट बताते हैं कि वात प्रकृति का पुरुषः प्रोद्बद्ध पिंडिका, जिसकी पिंडिका ऊपर उठी हुई हो, ऊपर आई हुई हो, इस तरह से। धमनी संततः, उनकी सिराएं देख मतलब ऊपर से वो दिखती है। धूसर केश गात्रः, केश गात्रों का वर्ण धूसर, धूम्रवर्णी होता है। राइट, जिसको बोलते हैं ऐश लाइक वर्ण होता है। दीर्घाकृतिश्च भवति, दीर्घ आकृति होती है। अभी तो हमने देखा कि अल्प आकृति होती है, तो इस तरह से या आकृति दीर्घ होती है लेकिन अपचित होता है। वात प्रकृति का नाम नेत्राणि मृतोपमानी वृत्तानि अचारुणी खरधूसराणी सुप्ते उन्मिलितानि इव। नेत्र जो होते हैं उनमें एक प्रकार का वो जैसे कि लाइट नहीं होता, ज्योति नहीं होती,
मंद मंद ज्योतित्व होता है, प्रखरता नहीं होती, या फिर लाइफ नहीं होता। इस तरह से लाइवली जो बोलते हैं ना, नेत्र विशाल दीर्घ ऐसे ऐसे नहीं होते। वृत्तानि गोल गोल छोटे से सुंदर नहीं लगते हैं वो नेत्र देखने में। खरधूसराणी, खरधूसर वर्ण के होते हैं। सुप्ते उन्मीलितानि एव, नेत्र बंद पूर्ण नहीं होते, जब सोते हैं तो ऐसे अर्धवट उनकी उन्मीलित रहते हैं नेत्र। मतलब नेत्र बड़े हो चाहे छोटे हो, उनमें एक तेज होना, एक ओज होना, यह इंपॉर्टेंट रहता है, जो कि कफ और पित्त प्रकृति में रहता है और वात प्रकृति में नहीं रहता। इच्छा जो होती है तो इनको अपने प्रकृति के ऑपोजिट गुणों की होती है। मधुर अम्ल लवण रसानाम तथा उष्ण स्निग्धानाम च विशेषेण। मधुर अम्ल लवण रस उष्ण स्निग्ध पदार्थों के प्रति उनको साथ में भी होता है और उनकी इच्छा भी होती है। और उनके विपरीत शीत द्वेष, हाँ, उष्ण के प्रति इच्छा रहती है, शीत के प्रति द्वेष रहता है। उनका मन और स्वभाव कैसा रहता है? स्तेन, हाँ, चौर्य, एक प्रकार की चोरी करने की आदत होती है उनको, स्तेन रहते हैं। उनके पास नहीं रहता तो वो दूसरों से लेने की इच्छा रहती है। मत्सर, उनके पास नहीं रहता तो उनको दूसरों के प्रति मत्सर हो जाता है, द्वेष हो जाता है। अनार्य, इसलिए वो आर्यत्व, अगर व्यक्ति खुद से संपन्न हो तो दूसरों की किसी चीज की उसकी इच्छा नहीं रहती, वह समाधानी होता है, सुखी होता है। इस तरह से वात प्रकृति में नहीं होता, क्योंकि वह धन कनक संपन्न यह नहीं होता है, भृत्य संपन्न नहीं होता है, इसलिए वह आर्यता उसमें नहीं रहती है। गांधर्व चित्तः, उसको भी गंधर्व मतलब गाना बजाना इनमें रुचि रहती है। नास्तिकः, उसकी जो जैसे कि श्राद्धा हमने कफ प्रकृति में देखा था, वो श्रद्धेय रहता है, गुरु के प्रति उसको आदर रहता है, उस वैसा वात प्रकृति में नहीं रहता, वह नास्तिक रहता है। नास्तिक मतलब वेद को प्रामाण्य न मानने वाला, या उसको किसी भी पे एक प्रकार की श्रद्धा नहीं रहती है। अदृढ़ चित्तः होता है, वह कृतघ्न होता है। क्राथी मतलब हिंसाशील होता है। प्रलापी होता है, बातें करना अच्छा लगता है उसको। अटनशील, घूमना अच्छा लगता है। अनवस्थित मति, मति भी अनवस्थित रहती है, अवस्थित नहीं रहती, दृढ़ नहीं रहती। अनिबद्धन किंचिदेव प्रलपति, कुछ भी बोलता रहता है, उस पे कुछ सेंसिबल बोलता है ऐसा नहीं। चल ध्रुति, ध्रुति चल रहती है। अध्रुतिश्च, या रहती ही नहीं है, धारणा शक्ति ही नहीं रहती। चल स्मृति, स्मृति भी जल्दी भूल जाता है। कलिप्रिय, गीत समृगया उद्यान विलासलोला, उसको गीत, हंसना गाना, मृगया मतलब शिकार पे जाना, उद्यान में वगैरह बाग में घूमना, ऐसे विलासी तो उसको अच्छा लगता है। न जितेंद्रिय, इंद्रियों पर उसका कुछ कंट्रोल नहीं होता, ये मुझे करना है तो मुझे करना ही है, वो किए बगैर वो नहीं रह सकता, इस तरह का इंद्रिय पर उसकी जीत नहीं होती। उन शीघ्र आरंभ क्षोभ विकार प्रशम, ये हमने देखा। सुप्तः सन त्रस्यति दंतांश्च खादति, सोता है तब भी त्रासित रहता है, एकदम समाधानी सोता है शांत चित्त से, ऐसा नहीं होता। सुप्तः सन त्रस्यति, सुप्त होता है, सोता है तब भी उसकी चिंताएं चालू ही रहती है। दंतांश खादति, दांत चबाता है, दांत कटकटाते हैं नींद में। स्वप्ने च संभ्रमणेन गगने शैलशिखरेषु द्रुमेषु शुष्क रुक्ष विषमासु च सरित्सु याति, सपने में वो गगन में भ्रमण करता, जैसे ऊंचे पर्वतों पर, शिखरों पर, पेड़ों पर चढ़ता है। शुष्क रुक्ष विषम या सरित्सु, सरिताएं, इस तरह से वो देखता है। उसका मन और स्वभाव दुर्भग होता है, भाग्यवान नहीं होता, कफ प्रकृति जैसा। अधन्यः, निंदितः, अल्पवित्तः, मंदोपकरणश्च, साधन बहुत ज्यादा नहीं रहते। न च असौ कांतादयितः बहुप्रजो वा अस्ति, नापि अस्य अदृढ़ सौहृदस्य मित्राणि सन्ति, एवं सर्वथा दुर्भगोयम, इस तरह से वह दुर्भग रहता है।
अनुकत्व जब देखने में यह सब जो वृक्ष है, अज, गोमायु, शश, आखू, उष्ट्र, श्वा, गृध्र, काक, खर, गर्दभ, इनकी तरह से जो देखने में प्रिय नहीं लगते, देखने में वृक्ष ऐसे लगते हैं, उनकी तरह इनका, या कई बार गति भी बताई है, जैसे आखू, उंदीर जो होता है उसकी गति फास्ट रहती है, श्वान, श्व, काक, इनकी तरह उनका अनुकत्व बताया है। अब यह कफ प्रकृति, वात प्रकृति, पित्त प्रकृति, यह सब हमने देखा, लेकिन अगर हम भेद किए जाए, हम प्रकार देख रहे हैं तो प्रकार किए जाए तो बहुत सारे हैं। एक सूत्र आता है, भेदता है भेद्यम अन्यथा भिन्नति। भेदता किस तरह से उसके डिविजन्स करता है, उस तरह से अनेकों प्रकार के भेद हम कर सकते हैं और अनेक प्रकार से कर सकते हैं। जैसे कि शारीर मानस, तो प्रकृति के भी उस तरह से कर सकते हैं। एक तो शारीर, हमने अभी 7 प्रकार जो ग्रंथ में बताए हुए थे वह देखे। फिर जो प्रकृति भेदीय शारीर अष्टांग संग्रह में जो 7 प्रकार की जाति प्रसक्ता, कुल प्रसक्ता वगैरह प्रकृति आती है वह देखी। फिर शारीर प्रकृति है, मानस प्रकृति है। प्रकृति ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं कि परिवर्तनशील और अपरिवर्तनशील। कुछ चीजें होती है जो परिवर्तनशील होती है, वय की वजह से या देश की वजह से, काल की वजह से, या फिर कुछ विकृति हो गई उसकी वजह से, जैसे कि क्षुधा है, तृष्णा है, जो शारीरिक क्रिया वाली बातें हैं, मलमूत्र है, स्वेद है, इनमें परिवर्तन आ सकता है। वो तात्कालिक हो सकता है, या फिर कई बार अगर उस देश में हम रहने के लिए गए तो उस देश का इम्पैक्ट होता है कि हमें पहले तो हमें सृष्टता से मल प्रवृत्ति नहीं होती थी, लेकिन हम ऐसे देश में गए, पित्त प्रधान देश में गए और हमें सृष्टता से मल प्रवृत्ति अब होती है। तो यह भाव परिवर्तन हो गया उस काल तक जब तक कि हम वहाँ पे हैं। कुछ अपरिवर्तनशील होते हैं, कभी भी नहीं बदलते, जैसे कि आंखों का वर्ण है, हमारे दांतों का वर्ण है, हमारा खुद का वर्ण भी कई हद तक नहीं बदलता है। तो इस तरह से अक्षी वर्ण, केश वर्ण ये नहीं बदलते हैं। मानस भाव परिवर्तनशील होते हैं, जैसे कि जैसी संगति उस तरह से हमारे मानस भाव होते हैं। हमें इसीलिए कहते हैं कि हम आपको जैसा बनना हो उनकी आप संगति करो। आप अगर सात्विक चरित्र अपना रखना चाहते हैं तो उन जैसे सात्विक संतों के साथ आप रहो, तो उनकी संगति से आपके मन के गुणों में परिवर्तन आ जाएगा, मानस भाव में परिवर्तन आ जाएगा। तो मानस भाव परिवर्तनशील होते हैं। फिर मानस प्रकृति बताई गई है सत्वादि गुण कृता सुश्रुत शारीर अध्याय 4 में, वहां से आप वो पढ़ सकते हैं। गुण प्रकृति है, महाभूत प्रकृति है, महाप्रकृति है, चित्त प्रकृति है, जो नागार्जुन ने 7 बताए। सत्व के प्रकार सात्विक, राजस, तामस, इनकी ऊपर से आई हुई प्रकृति के गुण बताए गए हैं चरक शारीर अध्याय 4 और सुश्रुत शारीर अध्याय 4 में। महाभौतिकी के चित्त ऐसे सुश्रुत शारीर अध्याय 4 में बताते हैं। महाभौतिकी प्रकृति जिनमें वह एक्चुअली वायु प्रकृति है, वो वात की तरह उसे कंसिडर करना चाहिए, ऐसे बोलते हैं। देन तेज महाभूत की जो प्रकृति है वह पित्त की तरह कंसिडर करे, ऐसा कहते हैं। जल महाभूत की जो प्रकृति है वह कफ की तरह कंसिडर करे, ऐसा कहते हैं। फिर पार्थिव प्रकृति जो है उसमें के कुछ गुण दिए हैं, स्थिर विपुल शरीर, पार्थिवत्व ज्यादा होता है उनमें, क्षमावान रहते हैं वह। फिर नाभस प्रकृति के गुणों में आता है, शुचि रहती है, चिरजीवी रहती है, महत ख रहते हैं, उसके स्रोतस बड़े बड़े रहते हैं क्योंकि वह नभ ख प्रकृति है, इसलिए यह इस तरह का डिस्क्रिप्शन अष्टांग संग्रह शारीर अध्याय 8 में आता है। और इस तरह से हम डिवीजन करते जाएं तो असंख्यता है किसी भी चीज से कि किस प्रकार से आप डिवीजन करते हैं। तो गुणों के ऊपर से अगर हमने डिवीजन करना शुरू किया तो इस तरह से अलग अलग प्रकार हम उसके कर सकते हैं। फिर पॉइंट आता है प्रकार के बाद कि कौन सी प्रकृति अच्छी है। फिर ग्रंथ में तो वात प्रकृतिहीन,
पित्त प्रकृति मध्यम और कफ प्रकृति उत्तम ऐसे बोली है। उसमें उन्होंने दिया है कि वात प्रकृति हीन है, वायवाकाश धातुभ्याम वायु, दोनों महाभूत अपतर्पण करने वाले हैं। पित्त प्रकृति मध्यम है, एक महाभूत अपतर्पण करने वाला और एक सस्टेन करने वाला है इसमें। कफ प्रकृति उत्तम है, पृथ्वी और आप दोनों महाभूत सस्टेन करने वाले हैं। तो कौन सी प्रकृति अच्छी है इसमें वो बोलते हैं समधातु समस्ता सुश्रेष्ठा निंद्या द्विदोषजा। सप्तधातु समधातु प्रकृति जो होती है वह त्रिदोषज प्रकृति सबसे श्रेष्ठ है और द्विदोषज प्रकृति जो है वो निंद्य है। उसमें भी कैटेगराइज करते हैं कि पित्त कफजा हीना, पित्त कफजा हीना, पित्त कफज हीन होती है, ततो वात कफजा, उससे भी हीन वात कफज प्रकृति होती है क्योंकि इसमें वात आ गया। और ततोपि वात पित्तजा, वात पित्तजा उससे भी, क्यों? उसका कारण देते हैं वह विरुद्धोपक्रमत्वात् उपदेशाच्च। हेमाद्रि कहते हैं कि विरुद्ध उपक्रम हो जाता है। पित्त कफज यूजुअली क्या होता है कि अगर वात पित्तजा सबसे दुष्कर क्यों है, क्योंकि वात को जो चलता है, वात शीत गुण का चलता है रहता, वात में प्रकृति में आपको उष्ण गुण से चिकित्सा करनी चाहिए या उष्ण गुण से उपक्रम करना चाहिए, जो पित्त को नहीं चलता। पित्त को शीत गुण से करना चाहिए जो वात प्रकृति को नहीं चलता। तो इसलिए वो विरुद्धोपक्रमत्वात् हो जाता है। और उपदेशात, क्योंकि ये बताया गया है, उपदेश है कि यह हीनतम है। इसलिए चरक विमान अध्याय 6 में कुछ सूत्र आते हैं जो बताते हैं कि यह प्रकृति जो बताई गई है, समवात पित्त श्लेष्माणम ही अरोगम इच्छन्ति भिषजः यतः प्रकृतिश्च आरोग्यम आरोग्यार्था च भेषज प्रवृत्ति ही। समवात पित्त श्लेष्माण यह प्रकृति जो है, मतलब त्रिदोषज प्रकृति जो है, वह अरोगम इच्छन्ति भिषजः, वही अरोगी है। मतलब जब समवात पित्त श्लेष्माण रहते हैं तो रोग उत्पन्न नहीं होते, इससे प्रकृति मिलती है, आरोग्य मिलता है। और आरोग्यार्थाश्च भेषज प्रवृत्ति, और आरोग्य से ही भेषज प्रवृत्ति, आरोग्य के लिए ही हम भेषज देते हैं। तस्मात् संति समवात पित्त श्लेष्माणाः न खलु संति वात प्रकृतयः पित्त प्रकृतयः कफ प्रकृतयः। तो वहाँ पे यहाँ पे वह स्टेटमेंट करते हैं कि इसलिए समवात पित्त श्लेष्माण ही प्रकृति है, वात प्रकृति, पित्त प्रकृति, कफ प्रकृति, द्विदोषज प्रकृति, इस तरह की यह प्रकृतियां नहीं है, यह तो विकृति है। तो हमें क्या करना चाहिए, जब इस तरह की प्रकृति है तो उनको समवात पित्त श्लेष्माण की तरफ ले जाने का प्रयास करना है। प्रकृति तो समवात पित्त श्लेष्माण यही है, त्रिदोषज प्रकृति अगर है तभी प्रकृति है, बाकी यह प्रकृति इनको नहीं कह सकते क्योंकि उस दोष का प्रमाण उनमें ज्यादा रहता है। आगे कहते हैं तस्य दोषस्य अधिक्यात् सा दोष प्रकृति रुच्यते मनुष्याणाम, लेकिन उस दोष के अधिक से वह प्रकृति कही जाती है। यद्यपि समवात पित्त श्लेष्मण प्रकृति श्रेष्ठ है, उसी को प्रकृति कहना चाहिए, न वात प्रकृति पित्त प्रकृति, ऐसा है भी, फिर भी वह जन्म से होने से, जन्म मतलब शरीर जब आरंभ होता है उसकी शुरुआत से ही उस दोष का अधिक्य उस शरीर में होने से उनका स्वभाव ही वह बन जाता है। इसलिए वह उस प्रकृति के नाम से जानी जाती है। न च विकृतेषु दोषेषु प्रकृतिस्थत्वम उपपद्यते। आगे वह बोलते हैं कि उस दोष का अधिक्य उस प्रकृति में अगर है तो आधिक्य है, मतलब विकृति है वहां पे, तो उसमें प्रकृति तत्व तो नहीं है। जब विकृति होती है तो उसमें प्रकृति कहाँ से होंगी। तस्मान् नैता प्रकृतयः, इसलिए इनको यह प्रकृतियां नहीं है। वातलः पित्तलः श्लेष्मलः अप्रकृतिस्थास्तु तेज्ञेयः,
यह वातल, पित्तल, कफल, मतलब उस दोष के आधिक्य से बनने वाली जो प्रकृति होती है वह अप्रकृतिस्थास्तु तेज्ञेया, उसे अप्रकृतिस्थ ही कहने चाहिए। और चक्रपाणी उसकी टीका में कहते हैं उपचार स्वस्था ही एते, यह उपचार से स्वस्थ रहते हैं, यह उपचार से स्वस्थ रहते हैं। इसलिए चरक विमान स्थान में जहाँ यह स्टेटमेंट आता है उसके बाद वात प्रकृति के लिए कैसा आहार विहार रखना चाहिए, यह कौन से मतलब वात प्रकृति को इन चीज़ों से, मतलब उनको स्नेहन स्वेदन करके इस तरह का मधुर स्निग्ध साथ में आहार देके आप सस्टेनेंस रखें उनका, नहीं तो उनको वात विकार होने की ज़्यादा संभावना रहती है। पित्त प्रकृति की व्यवस्था इस तरह से की जाए, उपचार इस तरह से किए जाए, अदरवाइज उनको यह पित्त विकार होने की संभावना रहती है। कफ प्रकृति के व्यक्तियों को इसी तरह से आप डील करें, इस तरह से उनका उपचार रखें, अदरवाइज वह उनमें कफ प्रकृति होने की कफ जो विकार होने की संभावना रहती है। यद्यपि यह है फिर भी इनको प्रकृति कहा जाता है, यह हमारी शास्त्रीय परिभाषा है। यद्यपि वात प्रकृति जब हम बोलते हैं इसका मतलब वात के का अधिक्य इनमें है, पित्त और कफ के कंपैरिजन से वात का अधिक्य इनमें है, इसलिए वात प्रकृति के यह गुण हमें दिखाई पड़ते हैं, लेकिन इनको प्रकृति कहा जाता है, यह हमारे शास्त्र की परिभाषा है। हाँ, और क्यों इसको प्रकृति कहा जाता है, क्योंकि इस व्यक्ति का यह स्वभाव है, यह मूल स्वभाव है, इनकी जड़न घड़न यही है और वो जन्म से है। शुक्र शोणित संयोग से प्रकृति बनना आरंभ होता है और अलग अलग द्रव्यों का उस पर प्रभाव होता है, अलग अलग घटकों का, अलग अलग चीज़ों का उस पर प्रभाव होता है और प्रकृति बनती जाती है। लेकिन जो फाइनल प्रोडक्ट हमारे हाथ में आता है उसकी यह एक प्रकृति होती है जो उसके मृत्यु तक उसमें रहती है। उसका सस्टेनेंस उतनी मात्रा के दोष के लिए, वह जो बात अपने साथ लेकर आया है, वाताधिक्य अपने साथ लेकर आया है, उसको वो सस्टेन कर सकता है अपनी मृत्यु तक, राइट। लेकिन वात प्रकृति का व्यक्ति अगर रुक्ष, शीत, खर, परुष ऐसी चीजें सेवन करता रहेगा तो उसको वात विकार जल्दी होंगे, यह हमें समझ लेना चाहिए। अब प्रकृति ज्ञान का महत्व और उपयोगिता क्या है? एक तो विकृति प्रमाण जानने के लिए कि यहाँ तक उसकी प्रकृति है, इसके ऊपर विकृति है, मतलब यह व्यक्ति दंदशूक है, इसलिए हम हिस्ट्री पूछते हैं कि ये बार बार खाने की आदत इसको पहले से है क्या, यह व्यक्ति दंदशूक है क्या, इसलिए हम जान लेते हैं। अगर पहले उसका वैसा नहीं है तो अब आया है, इसका मतलब यह विकृति है। तो यह विकृति आरंभ ज्ञापनार्थ इसका उपयोग होता है। ये अब तक नहीं था, अब शुरू हुआ, मतलब इसकी क्षुधा ऐसी है, इसकी तृष्णा ऐसी है, इसका वर्ण ऐसा है, इस तरह से इसके मलमूत्र ऐसे है, इसका स्वेद ऐसा है, और भेषज औचारणीय। इसके बाद हम इसकी चिकित्सा कैसे करें, मतलब वात प्रकृति रुग्ण है, उसकी वात की ही व्याधि कुछ उसमें दिखाई पड़ती है, तो किस तरह से कितने वीर्य का वातघ्न औषध हम उसे दें। पित्त प्रकृति का रुग्ण है लेकिन उसको कफ की कोई विकृति हो गई है, तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि यह पित्त प्रकृति का है। हम यद्यपि उसके कफ के विकार के लिए उसे उष्ण तीक्ष्ण औषधि लगेगी, उष्ण तीक्ष्ण से उसका प्रतिकार होगा, फिर भी यह पित्त प्रकृति का रुग्ण है, तो किस लेवल तक हम उष्ण तीक्ष्ण उसमें यूज कर सकते हैं, यह सब जब हम उसकी औषध डिसाइड करते हैं तब हमारे मस्तिष्क में इसका सब व्यवहार चलता है कि ये इसीलिए बोला है प्रकृति परीक्षण चरक विमान स्थान में जब आता है तस्मात् आतुरम परीक्षित प्रकृतितश्च विकृतितश्च, आगे सारतश्च संवहनतश्च,
तो यह उसकी प्रकृति हमें पहले पता होनी चाहिए, देन वी कैन गो फॉर प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग। फिर प्रकृति ज्ञान का महत्व और उपयोगिता इसमें, अधिक दोषाणाम तो त्रयाणाम यथास्वम दोषाधिक्यम अभिसमीक्ष दोष प्रतिकूल योजना, जो अभी मैंने बताया, अधिक दोषाणाम तो त्रयाणाम यथास्वम दोषाधिक्यम अभिसमीक्ष, इनमें तीनों में से कौन से दोष की अधिकता है उसके दोष के प्रतिकूल चिकित्सा हम करते हैं। कब तक चिकित्सा करते हैं, ये प्रकृति के लिए है। हाँ, प्रकृति, जैसे मैंने अभी कहा कि चरक विमान अध्याय में 6 में जो बताया कि जब प्रकृति आती है उसके उपचार आते हैं, कि अगर वात प्रकृति पेशेंट है तो उसकी इस तरह से उसका यापन करें, उसका प्रकृति भाव बनाए रखें। तो कब तक, यावद अग्नेः समीभावात, यह आदर्श है, उसका अग्नि सम रखे, इस लेवल तक अगर आप उसकी चिकित्सा करेंगे और तब तक उसको मेंटेन करेंगे, उसका यापन अगर आप यावत अग्नेः समीभावात करेंगे तो कुछ दिक्कत नहीं। लेकिन व्यवहार में क्या होता है कि यावत धातु साम्य, यहाँ तक हम चिकित्सा करते हैं कि उसको कोई व्याधि न हो, उसका धातु का साम्य बना रहे। और ये जानने के लिए भी होगा कि क्रियापथम अतिक्रांता, मतलब इसकी यह प्रकृति है और अभी यह उसके विपरीत भाव दिखा रहा है, मतलब यह अरिष्ट है। तो अरिष्ट ज्ञान के लिए भी, क्योंकि हमने अभी देखा कि प्रकृति कभी परिवर्तन नहीं होता है उसमें, अगर परिवर्तन होता है तो देन अरिष्ट उसे जानने चाहिए। देन प्रवृत्ति, यह थोड़ा अध्यात्म की तरफ या बहुत ज्यादा आगे हम जाएंगे तो मैत्री कारुण्य मार्तेषु, यह जो बताया गया है, तो दिशा उसकी प्रवृत्ति जो है वह सात्विक प्रवृत्ति लाने तक हम उसकी चिकित्सा करें। फिर वातलस्य वात निमित्त इत्यादि व्याधि संभावना, और वह बलवान, इसलिए स्नेहन स्वेदन इत्यादि से समाग्नि तक ले जाएं। स्वास्थ्य अस्वास्थ्य में प्रत्यापथ्य निदर्शनार्थ, एकदम व्यावहारिकता तक अगर हम आए तो स्वास्थ्य अस्वास्थ्य में प्रत्यापथ्य निदर्शनार्थ ये आएगा। फिर संभाव्य व्याधि ज्ञापक, जैसे मैंने अभी बोला कि चरक ने ऑलरेडी दिए हुए हैं कि वात प्रकृति को यह व्याधि होने की संभावना ज्यादा रहती है, पित्त प्रकृति में यह पित्तज विकार होने की संभावना ज्यादा रहती है, तो संभाव्य व्याधि ज्ञापक हो गया। लक्षणों की तीव्रता का ज्ञापक हो गया। साध्यता जांचने के लिए इसका इम्पोर्टेंस है। फिर अनुपान, मात्रा, पथ्यापथ्य, औषधि योजना क्या करनी है, इन सब का निर्धारण हम इसके ऊपर से कर सकते हैं, राइट। तो यह इसकी इम्पोर्टेंस है। फिर आता है प्रकृति विनिश्चय। तो प्रकृति विनिश्चय का चार्ट आप सब लोग भरते हो अपने कॉलेज के दिनों में। हमें एक प्रैक्टिकल रहता है जिसमें यूजुअली कुछ शारीरिक भाव रहते हैं, जैसे कि आकृति, त्वचा कैसी है, रुक्ष है, स्निग्ध है, त्वचा पर बहुत सारे दाग धब्बे है क्या, तिल है क्या, उसका वर्ण कैसा है, वगैरह वगैरह, स्निग्ध है, रुक्ष है, क्या है। उसी तरह से नख, नेत्र, वर्ण, स्वर, स्वरूप इत्यादि कुछ रचनात्मक अवयवों की परीक्षा रहती है। कुछ क्रियात्मक चीजें रहती है, जैसे कि क्षुधा, तृष्णा, स्वेद, मल, मूत्र, उसकी गति कैसी है, निद्रा कैसी है, वगैरह। फिर कुछ मानसिक चीजें रहती है, रुचि, अनुकत्व, इंक्लिनेशन, धैर्य है, बुद्धिमान है, सबेशु दुर्निवार वीर्य है, वगैरह। बौद्धिक कुछ चीजें होती है कि ग्रास्पिंग कैसा है, उसकी स्मृति कैसी है, धारणा शक्ति कैसी है, वगैरह वगैरह। तो इन सब से हम प्रकृति एज्यूम करते हैं। इस चार्ट से मे नॉट बी 100% करेक्ट प्रकृति हम निकाल पाएंगे, मे नॉट बी, क्योंकि उस टाइम वो व्यक्ति कैसे बताता है, किस तरह से उसका चीजें परिवर्तन हुई है, या तब विकृति कुछ आ गई है इसलिए उसका जब हम परीक्षण करते हैं तब कुछ चीजें बदल गई है, ऐसा हो सकता है। सो मे नॉट बी 100% करेक्ट, लेकिन वी कैन अज्यूम कि यह इस रुग्ण की प्रकृति है। तो इसलिए प्रकृति का ज्ञान होना यह दशविध परीक्षा में एक इम्पॉर्टेंट परीक्षण रुग्ण परीक्षण में हो जाता है।
So that's it about Prakriti. Dhanyavad for the patient listening.